नमस्कार। भारतवर्ष सबसे पहले पर आपका स्वागत है। अपराध की कहानियों का आप सेक्शन देख रहे हैं और भारतवर्ष सबसे पहले पर ये जो अपराध की कहानियों का सेक्शन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, इसके पीछे हमारा उद्देश्य ये रहता है कि समाज में एक जागरूकता फैलाना। क्योंकि जिस तरह की घटनाएं, जिस तरह के अपराध समाज में घटते हैं, तो जनरली जो अपराधी होते हैं, जब वो अपराध की ओर प्रवृत्त होते हैं, जब वो अपराध करते हैं, तो उनके दिल दिमाग में कहीं ये बात होती है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, हम अपराध को इतनी सफाई से करेंगे कि शायद ही हमें पुलिस पकड़ सके। लेकिन जिसे कहें कि जो एक अपराध शास्त्र कह लीजिए, जो अपराध का जो विज्ञान होता है, तो उसमें इतनी गूढ़ बातें होती हैं और उसका जो फोरेंसिक साइंस हुआ और जो बाकी सारी चीज़ें होती हैं वो इतनी अ, गहरी और विस्तृत होती है कि जहाँ तक एक जो एक नॉर्मल जो एक आम आदमी है वो सोच नहीं पाता। उसे ऐसा लगता है कि मारना ही तो है, मार दिया। लेकिन जब इतनी छोटी-छोटी चीज़ों पर जो जिसे कहें कि जो पुलिस की विवेचना होती है, जो पुलिस की जो खोजबीन होती है, वो इतनी गहराई से होती है कि यदि पुलिस सही तरीके से जब अपना इन्वेस्टिगेशन करती है ना, तो अपराधी का बचना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो आज की कहानी में एक बार फिर से चूँकि देश के भी सबसे चर्चित अपराधों में से है, तो पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस की कहानी एक बार फिर से। एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि ये कहानियाँ मैं आपको जो नेशनल मीडिया रिपोर्ट्स होती है, उनके आधार पर बताता हूँ। उसमें उन्हें कहानी के रूप में प्रदर्शित करता हूँ और इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ उद्देश्य यही होता है कि एक जागरूकता फैले और हमारे समाज में कहीं न कहीं यदि कोई एक व्यक्ति भी जागरूक जागरूक हुआ, तो अपराधों में कमी आए। सिर्फ तो अभी फ़िलहाल जो नेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो अपडेट हुए उस पूरे केस में, तो वहाँ से लेकर उनके बारे में बात करूँगा। प्रिया और चेतन की 7 दिन की कस्टडी मिली थी, जो पूरी हो जाती है। इसके बाद पुलिस एक बार फिर से पुणे पुलिस कस्टडी माँगती है, तो 4 दिन की और कस्टडी मिलती है, जो कि 3 तारीख तक चलेगी। इसमें पुणे पुलिस के द्वारा कहा गया था कि चूँकि हमें कुछ और साक्ष्य जुटाना है और साथ ही सीन रिक्रिएट करना है और साथ ही चेतन के जो पहने हुए कपड़े हैं वो हमें वो कवर करना है। तो इन सारे पॉइंट्स के आधार पर कोर्ट ने पुणे पुलिस को जो कस्टडी है वो एक्सटेंड करी थी 4 दिन के लिए और ये 3 जुलाई को ख़त्म हो जाएगी। अब इस दौरान पुणे पुलिस सिया को वहाँ लेकर जाती है जहाँ से चेतन को सिया ने, चेतन ने या दोनों ने धक्का दिया था या चेतन फिसल कर गिरा था। चूँकि अभी सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के क्रम में है, तो अभी किसी भी निर्णय पर हमारे इस कहानी में पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस तरह की तो इसलिए इस तरह का सेंटेंस कह रहा हूँ मैं। तो पुणे पुलिस वहाँ ले जाती है सिया को, साथ में वो केतन की कद काठी की एक डमी लेकर जाती है। उतनी ही हाइट, उतने ही वजन की एक डमी लेकर जाती है और वहाँ से उस पहाड़ी से उस डमी को उसी तरह से गिराया जाता है और यह देखा जाता है कि जहाँ केतन की लाश मिली थी उससे डमी कितने आगे पीछे गिरती है। तो ओवरऑल सीन रिक्रिएट किया गया कि ताकि यह पता लग सके कि क्या यह क्राइम वास्तव में सिया ने ही किया है, सिया और चेतन दोनों ने मिलकर किया है। हालांकि दोनों पुलिस कस्टडी में यह कबूल कर चुके हैं कि यह अपराध हमने किया है, लेकिन जो पुलिस कस्टडी में दिया गया जो बयान होता है वो इसलिए इतना महत्व नहीं रखता है कि जब ये मामला कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट में कितनी ही बार जो आरोपी होते हैं वो सिरे से इन बयानों से नकर जाते हैं और उनकी दलील ये होती है कि चूँकि पुलिस का उस समय प्रेशर था, इस वजह से पुलिस के प्रेशर में हमने ये बयान दिया, लेकिन इस तरह के अपराध में हम किसी भी तरह से शामिल नहीं थे। तो ये जो कबूलनामा है इसका भी अभी फ़िलहाल कोई महत्व नहीं है। इसी के साथ में पुणे पुलिस ने अब जो सिया है उसका लाई डिटेक्टर जो टेस्ट होता है वो उसकी भी मांग की है। इतना क्या मददगार साबित होगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आज की कहानी में जो एक सबसे खास बात है वो है एक वीडियो कॉल। और यह वीडियो कॉल जैसे कहें कि जब हुआ तो इसमें दोनों जो दो पक्ष हैं, एक केतन के पिता का पक्ष है और एक सिया की मदर का पक्ष है, तो दोनों के जो स्टेटमेंट है वो अलग हो जाते हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी। और क्योंकि अब चूँकि दोनों के मोबाइल जब्त हो चुके हैं, सिया का भी मोबाइल जब्त है, चेतन का मोबाइल भी जब्त है और साथ ही केतन का मोबाइल भी पुलिस के पास है। तो ये सारी चीज़ें अब देखते हैं कि किस तरह से क्या इसमें कड़ी जुड़ती है।
तो आज की जो कहानी है अब वो मैं शुरू करता हूँ। आज की कहानी का लुब्बो-लुबाब ये है कि अभी तक जिस तरह के जो साक्ष्य हैं, अभी तक जिस तरह की जो सारी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तो क्या इसके आधार पर चेतन और सिया को अपराधी साबित किया जा सकेगा कोर्ट में? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस पूरे केस में जो एक खास बात है वो ये है कि इस पूरे केस में कोई भी आई विटनेस नहीं है, यानी कि जिसे कहें कि चश्मदीद गवाह। क्या होता है कि जनरली जब कोई अपराध होता है तो कहीं ना कोई चश्मदीद गवाह होता है। हालांकि कितनी बार एक गवाह बदल भी जाते हैं, पलट जाते हैं गवाह, या पूरे नहीं बदलते तो जितने गवाह होते हैं उनमें से आधे गवाह बदल जाते हैं कितनी बार। तो अभी फिलहाल इस केस में कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। दूसरी चीज, जहां पर यह घटना हुई, केतन को धक्का दिया गया या केतन का पैर फिसला, वहां पर इस तरह का कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था जहां पर यह घटना रिकॉर्ड होती। तो किसी ने भी इस घटना को देखा नहीं है कि एग्जैक्टली वहां पर हुआ क्या था। अब ऐसे में जब इस तरह के जो केस होते हैं ना, परिस्थिति जन्य साक्ष्य होते हैं, उनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। क्योंकि जब दूर दूर तक कहीं कोई गवाह नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जिसने इस तरह की चीज़ को होते देखा, तो फिर किस तरह से चीज़ों को प्रूव किया जाए। तो ऐसे में पुलिस का रोल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो सारे जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य होते हैं, यदि उनकी कड़ी जोड़ी जाए, और उनकी कड़ी जोड़ी जाती है, इसे कहानी के रूप में नहीं जोड़ा जाता है, इसे वास्तव में इस तरह से जोड़ा जाता है कि जहाँ कोर्ट भी ये माने कि हाँ यही वजह रही होगी, तब जाकर इन्होंने इस घटना को या इस अपराध को अंजाम दिया, तब जाकर अपराध सुनिश्चित होता है और अपराधियों को सजा मिलती है। तो इस केस में जिसे कहें कि कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, सीसीटीवी फुटेज में कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। चेतन नीचे जरूर लोहगढ़ किले में रिकॉर्ड होता है, लेकिन वहीं पर बात यह आती है कि जब सिया लोहगढ़ किले पर जाती तो कहती है कि हम अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी करने जाएंगे। और सीधी सी बात है, चेतन और सिया पुराने दोस्त हैं ही, वो प्रेमी हैं। वो कह भी सकती कि ये मेरा दोस्त था और मैंने इसे पार्टी में बुलाया था। तो चीज़ें जिसे कहें कि जो आभासी चीज़ें हैं वो फिलहाल इसमें ये है। अब इसी के साथ जब भी कोई कत्ल होता है, जब भी कोई मर्डर होता है, तो कोर्ट उसमें ये ज़रूर देखती है कि इस मर्डर का उद्देश्य क्या था। क्योंकि कोई मोटिव तो होना चाहिए ना। कोई किसी शख्स को मारता है तो उसका कुछ न कुछ मोटिव होता है। नफरत होती है, गुस्सा होता है, आवेश होता है, पुरानी रंजिश होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जेलसी होती है। तो ढेर सारी ऐसी चीज़ें होती है, या उनमें से कोई एक कारण होता है जिसकी वजह से वो मर्डर होता है। अब इस केस में जो मर्डर का मोटिव है वो तो पहले ही स्थापित किया जा चुका है, और उसे इस तरह से स्थापित किया गया है कि चूँकि सिया और चेतन, चूँकि दोनों का प्रेम पहले परवान चढ़ जाता है, दोनों में प्यार है, दोनों में दोस्ती है और दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन अचानक केतन आ जाता है और उससे सगाई हो जाती है और उससे शादी की बात चलने लगती है। अब दोनों को लगता है कि यार हम दोनों को मिलना है, तो फिर क्या किया जाए। तो फिर दोनों ही डिसाइड करते हैं कि केतन को रास्ते से हटा दिया जाए। तो इस केस में जिसे कहें कि मर्डर का मोटिव तो सामने है, लेकिन इस मोटिव को पुलिस स्थापित कैसे करेगी। तो उसके लिए जो चीज़ें हैं, तो वहाँ पर सिया का मोबाइल, चेतन का मोबाइल, दोनों की कॉल डिटेल, व्हाट्सएप मैसेज, जितने भी जो डिजिटल साक्ष्य है वो कहीं ना कहीं इसमें हेल्प करेंगे। लेकिन उसके बावजूद एक चीज़ और आ जाती है कि ठीक है हम दोनों प्यार में थे, ये सारी बात है हमने भी मान ली। वो दोनों कह सकते हैं कि ठीक है, जो कि उनके वकीलों के माध्यम से कहेंगे कि ठीक है ये दोनों प्यार में थे, ये दोनों शादी करना चाहते थे। लेकिन इससे ये कहाँ सिद्ध होता है कि इस वजह से हम केतन का मर्डर करना चाहते थे। तो यहीं पर आज की कहानी में, जिसे मैं कहूँ कि जो एक लूप होल पर हम बात करना चाह रहे हैं, कहानी के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, कहीं जिसे कहें कि डिसीजन पर नहीं पहुंचना चाह रहे। ये कहानी होती है, मनोरंजन के लिए होती है, और मनोरंजन के सेंस में आपके सामने लेकर आता हूँ। नेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर होती है ये। जो मैं बात कह रहा था कि ठीक है चेतन और सिया कह सकते हैं कि ठीक है हम दोनों प्यार में थे, लेकिन इससे ये कहाँ सिद्ध होता है कि हम प्यार में थे, इस वजह से हम केतन को मारना चाहते थे, या केतन को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे।
तो पुणे पुलिस के लिए एक टास्क रहेगा इस अपराध को सिद्ध करना। अब यहाँ पर मैंने इस कहानी के बीच में आपसे मैंने एक वीडियो कॉल का जिक्र किया था। ये जो वीडियो कॉल है ये मतलब आने वाले टाइम में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। यहाँ पर इस वीडियो कॉल के संबंध में दो लोगों के बयान है जो महत्वपूर्ण है। एक है सिया की मदर का और दूसरा है केतन के फादर का। सिया की मदर का एक बयान है जो नेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में है। उसमें सिया की मदर कहती है कि सिया वास्तव में 18 जून को लोहगढ़ किले पर नहीं जाना चाहती थी। जब सिया केतन को जो वीडियो कॉल होता है तो केतन वहाँ पर कहता है कि हम लोहगढ़ किले चलते हैं, तो सिया इनकार करती कि यार हम थके हुए हैं। ये सिया की मदर का स्टेटमेंट था कि हम थके हुए, हम नहीं जाना चाहते हैं और कल महाबलेश्वर भी जाना है। तो इसी बीच में जो केतन की मदर है वो भी पास में ही होती है, तो वो अचानक आती है। तो सिया उनसे कहती है कि केतन मुझे वहाँ पर जाने का कह रहा है। तो तो केतन की मदर कहती है कि केतन कह रहा है तो ठीक है, तुम चली जाओ, क्या दिक्कत है। ये सिया की मदर का बयान था और इस बयान के अनुसार सिया 18 जून को लोहगढ़ किले नहीं जाना चाहती थी। तो अब आप इस वीडियो कॉल और इस बयान को समझने की कोशिश करिए। 18 जून कि जब सिया 18 जून को लोहगढ़ किले नहीं जाना चाहती थी तो फिर क्यों कर वो वहाँ पर केतन का मर्डर करने लगी है, क्यों कर उसने केतन को धक्का दिया। यदि कोई शख्स किसी जगह जाना ही नहीं चाह रहा है, उस जगह जहाँ पर वो क्राइम हो रहा है, तो फिर क्यों कर उस जगह पर पहुंचने के बाद उस क्राइम को अंजाम देगा। अब यहीं पर इसी वीडियो कॉल के संबंध में केतन के फादर का भी नेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के सामने एक बयान है, एक स्टेटमेंट है। इसमें वो कहते नजर आते हैं कि जब वीडियो कॉल होता है तो सिया कहती है कि चूँकि मेरा बर्थडे है और एक कुछ सरप्राइज जैसा रहेगा, हम लोग पार्टी करना चाहते हैं। तो सिया का फोर्स था कि केतन लोहगढ़ के किले पर चले, 18 तारीख को चले। और हमने उसे कहा भी कि 19 तारीख को तो हम महाबलेश्वर जा ही रहे हैं, तो फिर किले पर आज क्यों किले पर जाना। लेकिन सिया का कहना था कि मेरे कुछ दोस्त भी आएंगे और हम वहाँ पर पार्टी करने वाले हैं, तो इसलिए लोहगढ़ किले पर जाना है। तो ये एक वीडियो कॉल, और इस वीडियो कॉल में दोनों पक्षों के दो बयान, और दोनों बयान अपोजिट। सिया की मदर कह रही है कि सिया जाना नहीं चाहती थी लेकिन केतन ने फोर्स किया था, और केतन के फादर कह रहे हैं कि हमने मना किया था लेकिन सिया ने फोर्स किया कि हमें लोहगढ़ किले पर जाना है। लेकिन अब चूंकि वीडियो कॉल है और चूंकि डिजिटल साक्ष्य है, तो यदि ये सारी चीज़ कवर होती है तो इसके बाद ये केस किस तरह से क्या टर्न होता है ये आने वाला टाइम बताएगी। और इसी के साथ जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि चूँकि इस केस में कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है, इसमें कोई आई विटनेस नहीं है, तो क्या कोई आई विटनेस नहीं होता है तो क्या किसी को किसी केस में सज़ा नहीं मिलती है? डेफिनेटली नहीं। आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि बार गवाह बदल गए, कितनी बार कोई आई विटनेस नहीं था, लेकिन वहाँ पर परिस्थितिजन्य साक्ष्य या सबूतों के आधार पर कोर्ट ने अपने विवेक के आधार पर वहाँ पर अपराधी को सज़ा सुनाई है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर यदि कोई आई विटनेस नहीं है तो यहाँ पर किसी को सज़ा नहीं मिलेगी, या यदि किसी ने सच में अपराध किया है तो वो छूट जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस मामले में जो पुणे पुलिस है उसका टास्क बेहद महत्वपूर्ण होगा। उनकी जो कार्रवाई है वो महत्वपूर्ण रहेगी कि वो किस तरह से काम करती है कि इसमें जो आरोपी है यदि उन्होंने सच में अपराध किया है तो वे उन्हें अपने सबूतों के आधार पर अपराधी घोषित करवा पाए और साथ ही उन्हें सजा दिलवा पाए। सारी चीज़ें थी आज की कहानी में। मैंने डेवलपमेंट भी बताया कि क्या क्या किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है, सीन रिक्रिएट किया गया, पुलिस कस्टडी का जो एक्सटेंशन है उसके बारे में बात की, और साथ ही जो लाई डिटेक्टर होने वाला है उसके बारे में बात की, और साथ ही इस बारे में आज की कहानी थी कि यदि कोई आई विटनेस नहीं है तो किस तरह से क्या होगा, क्या सज़ा मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। अब ये सारा जो दारोमदार है वो पुणे पुलिस पर डिपेंड करेगा। भारतवर्ष सबसे पहले पर आज की अपराध की कहानी में फ़िलहाल बस इतना ही। इस कहानी में और आगे क्या होता है और इस आने वाले समय में
कुछ और अपराध की कहानियों को आपके लिए लेकर आऊँगा। आप देखते रहिए भारतवर्ष सबसे पहले, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये मेरी अपराध की कहानियाँ आपको कैसी लगती है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सभी सभी तरह के कमेंट अपेक्षित है। बुरा कमेंट होगा तो मैं इसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा, और यदि अच्छा कमेंट होगा तो डेफ़िनेटली वो मेरे लिए हौसला अफ़ज़ाई का काम करेगा। तो देखते रहिए भारतवर्ष सबसे पहले। मैं हूँ लोकेश शर्मा।